हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बीके उज्जैन में। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे। और 13 मॉड्यूल आपने फिनिश कर लिया होगा। जो 13 मॉड्यूल है उसके बाद जो 14 मॉड्यूल चालू हुआ है उसको मैं बताऊंगी, क्योंकि आपको ये 30 दिसंबर तक कंप्लीट करना है। और इससे रिलेटेड जो 14 मॉड्यूल है, विद्यालय शिक्षा में नहीं पहल के जो प्रश्नोत्तरी है जो लास्ट में पूछी जा रही है, उससे रिलेटेड प्रश्नोत्तरी हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हमारे आंसर क्या हैं। और अगर आपने पहले ही आंसर्स को सॉल्व कर लिया है तभी आप मेरे इस वीडियो को देख सकते हैं, ताकि आपका एनालिसिस हो जाए कि आपने गलत प्रश्न क्यों किए। ठीक है, और अब इसमें हम सही आंसर्स को देखेंगे। तो देखते हैं मेरा वीडियो दोस्तों कि क्या कहता है। इसके लिए सबसे पहले आपको पता ही है कि दीक्षा ऐप में आपको जाना है। दीक्षा ऐप में आपको कोर्स नाम के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आपने अपडेट नहीं किया है तो कोर्स नाम के ऑप्शन में जाके, जैसे पहले करते थे, मेरे राज्य के कोर्स में जाकर आपको अपना कोर्स ढूंढना है और अपना प्रशिक्षण लेना है। लेकिन अगर आपने अपडेट कर लिया है तो आप फ़िल्टर लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो कोर्स नाम के ऑप्शन में मैं क्लिक कर लेती हूँ। लेकिन जो फ़िल्टर लगाना है, शायद ये बार-बार लगाना पड़ता है। लेकिन अगर आपने 1-2 बार खोल लिया है तो ये ऊपर ही ऊपर दिखाता है, जहाँ पर सभी देखें लिखा हुआ है, यहाँ पर ऊपर ही ऊपर दिखाता है। तो आप इसको क्लिक करके अपना प्रशिक्षण ले सकते हो। तो मैंने इसको बस क्लिक कर लिया। और जैसे कि ये चालू हो रहा है, विद्यालय शिक्षा में नई पहल। ठीक है, तो ये जो वीडियो और पीडीएफ है, इससे पहले कि आपने नहीं देखी हो तो ज़रूर देख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें फैक्ट्स नाम की चीज़ें हैं, कई प्रकार की फैक्ट्स बताए गए हैं। और इनके पीडीएफ अगर आप पढ़ लेते हैं तो ही आप सही आंसर लगा पाएंगे। कॉम्पिटेंसी टेस्ट में भी आपकी हेल्प करेंगे। तो ये जैसे योजनाएं हैं, इसका वीडियो दिया हुआ है, जैसे योजना के घटक हैं, कई प्रकार के घटक इसमें दिए हैं। जैसे कि ये आपको दिया है कि बड़े भारत, पूर्व विद्यालय शिक्षा, पुस्तकालय और खेल, मिश्रित विद्यालय अनुदान, समावेशी शिक्षा एवं बालिका शिक्षा, विद्यालय सुरक्षा, समग्र शिक्षा के तहत सांस्कृतिक पर्यावरणीय पहल। तो ये सारी जो चीज़ें दी गई हैं दोस्तों, आपको इनकी पीडीएफ पढ़नी है। इनसे रिलेटेड फैक्ट को याद करना है। अगर आप फैक्ट्स याद करेंगे तभी आपके क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि एमडीएम कब आया था, है ना, एमडीएम कब आया था, तो आपको सन याद होना चाहिए। तो आप सारे सन को याद कर लीजिए और उसका नाम याद होना चाहिए, उस योजना का जो अभी समग्र शिक्षा में चल रहा है उससे रिलेटेड कब आया था ये भी याद होना चाहिए, और एक लक्ष्य याद होना चाहिए। ये तीनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, तब जाके आप अपने प्रश्नों को सही कर पाएंगे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड वीडियो आप पीडीएफ पढ़ लीजिएगा। अब मैं चलती हूँ प्रश्नोत्तरी पे। जो प्रश्नोत्तरी पे हमको करना है, तो प्रश्नोत्तरी पे क्लिक करने पे देख लेते हैं कि हमें किस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, मैंने प्रश्नोत्तरी को खोल लिया है और चलाएं बटन पे आप क्लिक करके इसको खोल लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों पहला प्रश्न क्या कहता है, देखिए। समग्र शिक्षा एक एकीकृत योजना है जिसमें सरकार की 3 पूर्ववर्ती प्रायोजित योजनाएं हैं। अब जैसे कि हमको पता है कि हमारा जो शिक्षा है वो किस में बदल गया है, समग्र शिक्षा में बदल गया है। और समग्र शिक्षा के अंतर्गत जो हमारा एसएसए था और आरएमएसए था, जो हमारा एसएसए और प्लस आरएमएसए, ये जो है मिल गया है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम अगर बात करें तो समग्र शिक्षा में जो है एसएसए और आरएमएसए और शिक्षा। ठीक है, तो हमारा ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो पहले से पूर्ववर्ती योजनाएं थी और अब जो हो गई, ये पूर्ववर्ती योजनाएं पूछ रहा है कि पहले कौन सी योजनाएं थी जिनको मिला के समग्र शिक्षा हो गया है। तो हमारी ये तीनों योजनाएं हमने टिक लगा ली। ठीक है, अब इनके बारे में बाद में भी आगे भी पूछा जा सकता है कि एसएसए का फुल फॉर्म क्या होता है, सर्व शिक्षा अभियान। इसके अलावा आरएमएसए का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है, ये भी आप याद कर लीजिए। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, आरएमएसए का फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। जैसे कि ये अभियान है, ये भी एक अभियान है, और एसएसए भी एक अभियान है, जैसे कि हमको पता है। जो आरएमएसए अभियान है उसमें क्या होता है कि माध्यमिक रहती है, मतलब एम फॉर माध्यमिक, है ना। तो माध्यमिक शिक्षा के लिए इसको
उन्नति के लिए सार्वजनिकरण का कार्य निर्धारित किया गया है। मतलब जन जन तक पहुंचाना, हमको जन जन तक पहुंचाना है। और ये जैसे कि हमको पता है कि माध्यमिक शिक्षा के लिए निर्धारित किया गया है। और जो एसएसए है वो प्राथमिक शिक्षा के लिए निर्धारित किया गया है, और ये 1 से 8 तक की कक्षा तक के लिए बनाया गया है। ठीक है। और अगर हम दूसरी बात करें इसके अलावा और उनकी बात करें, अगर सर्व शिक्षा अभियान की बात करें तो सर्व शिक्षा है ना, नाम से ही पता चल रहा है एक अभियान है, लेकिन सर्व शिक्षा मतलब कि सभी के लिए शिक्षा। और इसका नारा भी है दोस्तों, आपको पता ही होगा, जैसे कि सब पढ़ें सब बढ़ें। ठीक है। तो ये नारा भी अपन को याद करना है, याद रखना है। और जैसे ही आपके देखा ही होगा आपने, पोस्टर में लगा रहता है ये नारा। ठीक है, एक पेंसिल बनी रहती है। ठीक है। और इसके अलावा क्या याद रखना है अपन को कि इस घर घर की शिक्षा ज्योति जलाने के लिए मौलाना आज़ाद के इसी प्रयास को हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जो हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पूरे भारतवर्ष में सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम का शुभारंभ कर आगे बढ़ाया था। और सर्व शिक्षा का अर्थ है सबके लिए शिक्षा, चाहे वो किसी भी प्रकार का बच्चा हो, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक आदि जो भेदभाव है उसको ऊपर उठाकर समान रूप से सभी को शिक्षा देना ही सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य था। ठीक है। और ये जो 1 से 8 तक की जो शिक्षा थी दोस्तों, जो 1 से 8 तक की शिक्षा ये देने के लिए सार्वभौमिकता सुनिश्चित करने के लिए सभी बच्चों के लिए एक कक्षा 1 से 8 तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का लक्ष्य रखा गया था। और इस बात पर जोर दिया गया था कि शिक्षा जो देनी है, अनिवार्य शिक्षा जो देनी है, बच्चों के घर के समीप हो और 14 वर्ष तक बच्चे स्कूल ना छोड़ें। ठीक है। और ये हमको सबको पता ही है, वैसे अगर आपको नहीं पता था तो मैंने बता दिया। ठीक है। इसमें कई प्रकार के सहायक कार्यक्रम है दोस्तों, जैसे कि हमने मध्याह्न भोजन देखा था, क्योंकि इसका जो लक्ष्य था उसको सफल बनाने के लिए इनको सहायक प्रोग्रामों को जोड़ा था। मध्याह्न भोजन जैसे कि, और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, न्यूनतम शिक्षा स्तर। ठीक है। और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय खोला गया था, जैसे कि कई प्रकार के छात्रावास भी खोले गए थे। ठीक है। और 2007 तक 5 वर्ष की आयु वाले सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा पूरी करवाना इसका लक्ष्य था। 2010 तक 8वीं कक्षा 8 वर्ष की आयु वाले बच्चे की सभी की प्रारंभिक शिक्षा पूरी करवाना इसका लक्ष्य था। लेकिन दोस्तों इसका जो लक्ष्य था 2010 तक ये कंप्लीट नहीं हो पाया। और नहीं हो पाया तो इनने फिर क्या करा, और मतलब धीरे धीरे इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्यनीति बनाई। इनने क्या करा कि छात्रवृत्ति देना शुरू कर दिया, यूनिफॉर्म, पुस्तकें, इनको प्रोत्साहन के तौर पे दिया। और बच्चों के जो माता पिता थे और बच्चे थे उनको दोनों को प्रेरित किया, शिक्षकों की नियुक्ति की और उनका प्रशिक्षण भी किया। ठीक है। अगर दोस्तों इनकी राज्य और केंद्र की भागीदारी की बात करें तो केंद्र और राज्य के बीच में जो भागीदारी की बात थी, है ना, तो इनकी कितनी कितनी वित्त के मामले में कितनी होती थी, 60 और 40 के रेशो में, प्रतिशत के रेशो में होती थी। ठीक है। और अगर हम आरएमएस की बात करें, अब आरएमएस की बात कर लेते हैं, तो आरएमएस जो होता है दोस्तों, आरएमएस क्या होता है, ये प्रारंभिक शिक्षा की उन्नति के बाद जो है माध्यमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण का कार्य निर्धारित किया गया। और जन जन तक पहुंचाने के लिए इनको आरएमएस का क्योंकि ये माध्यमिक के लिए बनाया गया था। और जो इसमें क्या था दोस्तों, किसकी अनुशंसा थी इसमें, केब की अनुशंसा थी, मतलब केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने इसकी अनुशंसा की थी 2005 में। ठीक है। और 15 अगस्त 2007 को प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जो हैं उन्होंने माध्यमिक शिक्षा का सर्वजनीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया था। ठीक है। और 2009 में इसको लागू कर दिया। ठीक है। और इसको सक्सेस, और जो आरएमएस है इसको सक्सेस स्कीम के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। और अगर हम इसकी बात करें, जो एसएसए होता है, एसएसए 6 से 14 वर्ष की आयु जो होती है बच्चों को पढ़ाने की बात करता है और उनकी गुणवत्ता की बात करता है। और जो आरएमएस होता है वो 14 वर्ष से 18 वर्ष के बच्चों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए बात करता है। ठीक है।
दोस्तों अगर आरएमएसए की लक्ष्य की बात करें तो ये वैश्विक प्रतिस्पर्धा के सामने मतलब वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना करने योग्य बनाना और कौशल का विकास करना इसका लक्ष्य था। और और व्यावहारिक शिक्षा देना ताकि वो उत्तम प्रकार से अपना विकास कर सकें। ठीक है, सभी प्रकार का विकास। अगर हम इसकी और एक और चीज़ की बात करें कि जो एक चीज़ और पूछी जाएगी कि माध्यमिक जो बालक रहते थे, बालक जो 5 किलोमीटर के भीतर रहते थे माध्यमिक विद्यालय उपलब्ध हो सके, ये उनका दूसरा लक्ष्य था, ताकि जो दूर दूर जाना पड़ रहा था उनको नहीं जाना पड़े, है ना। 5 किलोमीटर के भीतर माध्यमिक विद्यालय उपलब्ध हो सके बालकों को। ठीक है, और जो सा और अगर उच्च उच्च माध्यमिक विद्यालय की बात करें तो 7 से 10 किलोमीटर की दूरी के भीतर उच्च माध्यमिक विद्यालय इनका करने का लक्ष्य था। तो जो 2017 तक 2017 तक 100% उपलब्ध कराना इनका लक्ष्य था। और 2020 तक क्या था, नामांकन का ठहराव, है ना। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि नामांकन का ठहराव जो है कब तक करना था उनको, 2020 तक। ठीक है, और अगर हम इनकी केंद्र राज्य की बात करें, केंद्र राज्य के बीच में जो वित्तीय जो चीज़ थी वो कितनी भागीदारी करनी पड़ती थी, तो केंद्र को 75 और राज्य को 25। और पूर्वोत्तर जो राज्य होते हैं, मतलब 9 सिस्टर्स जिसको हम बोलते हैं, उसमें 90/100 के अनुपात में इनको प्रतिशत में इनकी भागीदारी होती थी। ठीक है, और अगर हम वर्तमान की बात करें दोस्तों, वर्तमान में जो है 60/40 मैंने आपको बता दिया है ना, इनका जो प्रतिशत होता है। ठीक है, तो मैंने थोड़ा थोड़ा आपको बता दिया दोस्तों, आपको पता ही होगा वैसे तो, ये आप जैसे वर्क कर रहे हो तो। और ऐसे ऐसे का तो आपको पता ही होगा कि 1 किलोमीटर के दूरी पे प्राइमरी स्कूल, और अगर उच्च प्राथमिक की बात करें तो 3 किलोमीटर की दूरी पे ये भीतर उच्च प्राथमिक स्कूल होना चाहिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बटन, एक हमको समझ में आई गया, ये वाला ऑप्शन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट बटन दबा के देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। स्कूल शिक्षा से संबंधित सभी जानकारी प्रदान करने हेतु देश भर के 15 लाख स्कूलों को जोड़ने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया पोर्टल। अब दोस्तों अगर आपने इन पोर्टलों के बारे में नहीं पढ़ा होगा तो आप इनके बारे में कुछ नहीं बता पाओगे, तो इसलिए इनको पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा और इसमें देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे इसकी बात करी जा रही है शिक्षा 15 लाख, जो 15 लाख स्कूलों को जोड़ने के लिए, है ना। अगर स्कूलों की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। और शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक पोर्टल था, उसका नाम क्या था, ये पूछा जा रहा है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन क्या कहता है, देखिए कार्तवीर्य पोर्टल, शगुन पोर्टल, जिज्ञासु पोर्टल, दीक्षा पोर्टल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, शगुन पोर्टल, है ना। तो शगुन पोर्टल इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन इसका और भी क्वेश्चन दोस्तों पूछे जा सकते हैं, आप इसलिए ना ये सारे फैक्ट को याद कर लीजिएगा। तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा ये शगुन पोर्टल का कब उद्घाटन किया गया था, तो ये आपको डेट याद रखनी है, 18 जनवरी 2017 को इसका उद्घाटन किया था। और उसके कितने मॉड्यूल हैं ये भी पूछा जा सकता है, कितने मॉड्यूल हैं, तो 2 मॉड्यूल हैं इसके। 2 मॉड्यूल हैं, एक नवाचार है और नवाचार भंडार है, और दूसरा ऑनलाइन निगरानी। ठीक है, नवाचार भंडार, ठीक है, जिसको हम रिपोजिटरी भी बोलते हैं, और ऑनलाइन निगरानी, दो मॉड्यूल थे। ठीक है, और इसके बारे में आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा कि ये किस प्रकार का पोर्टल है। ठीक है, तो दोस्तों आप थोड़ा थोड़ा इनके बारे में पढ़ लीजिएगा। और इनके जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि नवाचार भंडार, तो नवाचार की मतलब भंडार, मतलब इसमें नवाचार से रिलेटेड सारी चीज़ें इसमें रखी गई हैं, डिजिटली बताया गया है। और सभी जो भी कहानियाँ हैं या इसकी नवाचारों की सफलता की कहानियों के बताई गई हैं, ताकि जो जितने भी नवाचार हैं, नवाचार जो है उसमें प्राथमिक जो भी आप पढ़ा रहे हैं उसमें आपको मदद मिल सके। ठीक है, और इनको बताने के लिए इनने कई प्रकार के वीडियो और तस्वीरें
और काफ़ी चीज़ें यूज़ की हैं आपको बताने के लिए, ताकि आप जो है प्रदर्शन में, स्कूली शिक्षा के प्रदर्शन में सुधार ला सकें। ठीक है, तो इनमें बताया गया है, पहला वाला जो था मॉड्यूल ये था, ऑनलाइन निगरानी भी एक मॉड्यूल था। ऑनलाइन निगरानी में दोस्तों सभी प्रकार की निगरानी, नाम से ही समझ में आ रहा है निगरानी करेगा, है ना। निगरानी क्या करेगा, निगरानी क्या करेगा दोस्तों, तो निगरानी क्या करेगा दोस्तों, ये ना जैसे बच्चों की पूरी संख्या क्या है, स्कूल मुख्य तरह से बाहर बच्चों की सही संख्या क्या है, स्कूल अगर सरकारी स्कूल के साथ निजी स्कूल में नामांकन में वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है, या फिर सीखने के परिणाम पर कितना खर्च हो रहा है, शिक्षकों के वेतन इत्यादि की जानकारी ये सारी निगरानी करता है। ठीक है, तो ये थोड़ा थोड़ा दोस्तों इनके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा, तो ये आपको दिक्कत नहीं देंगे। ठीक, जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि इसमें जो पोर्टल है दीक्षा पोर्टल, ये तो अपन को पता ही है कि क्या कर रहा है। दीक्षा पोर्टल की मदद से हम जो कितने शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों की क्षमता का निर्माण किया जा रहा है, कौशल विकास किया जा रहा है, प्रशिक्षण लिया जा रहा है ना। ये शिक्षकों के रिलेटेड प्रशिक्षण लेता है, और हमने शगुन पोर्टल को देख ही लिया। ये तो हमारे काम का नहीं है। जिज्ञासु पोर्टल ये शायद करियर से रिलेटेड पोर्टल है ना। और कोर्तवीर्य पोर्टल है ना, ये भी हमारे से। और ये जो पोर्टल है दोस्तों, ये जो कार्तवीर्य पोर्टल है, ये MHRD द्वारा लॉन्च किया गया पोर्टल है। और ये 26 नवंबर 2019 को, है ना, 2019 को मनाया जाने वाला जो 70वां संविधान दिवस के अवसर पर इसको लॉन्च किया था, 26 नवंबर पर, है ना, 2019 में। ठीक है, इसको लॉन्च किया था। और कौन मंत्री जो था, रमेश पोखरियाल, उनने इसको के अवसर पर क्या किया था, नहीं काय के लिए करा था ये, छात्रों के लिए जो मासिक निबंध प्रतियोगिता होती है, वो आयोजित करने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया था। ठीक है, मासिक निबंध प्रतियोगिता, ठीक है, निबंध प्रतियोगिता जो कि मासिक है, उनको आयोजित करने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया था। ठीक है, बाकी ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अब देख लेते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। ठीक है, नेशनल अचीवमेंट सर्वे की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन कहता है सीखने के परिणामों का आकलन करने के लिए। दूसरा, देश की जनसंख्या का आकलन करने के लिए। और तीसरा, शिक्षक के ज्ञान का आकलन करने के लिए। और चौथा, बच्चे के ज्ञान का आकलन करने के लिए। ठीक है, दोस्तों सबसे पहले अपन ये समझ लेते हैं नेशनल अचीवमेंट सर्वे। ठीक है, ये सर्वे है, एक तरह से सर्वे है ना, ये नेशनल अचीवमेंट सर्वे। ठीक है, तो जो NAS होता है दोस्तों, जो NAS होता है, इसका फुल फॉर्म भी याद रखो। NAS का फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, नेशनल और अचीवमेंट और सर्वे। और किस तरह का सर्वे है ये, नेशनल अचीवमेंट का सर्वे, यानी कि राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण, इसको हिंदी में बोला जाता है। हिंदी में भी याद रखो, राष्ट्रीय उपलब्धि। ठीक है, उपलब्धि, ठीक है, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण बोला जाता है। तो आप ये फुल फॉर्म भी याद रखना, और ये आ भी सकता है। और ये अगर हम इसकी नाम से ही पता चल रहा है ना किस क्या है, एक सर्वे है। सर्वे काय के लिए होता है, तो ये ना शिक्षा के लिए ही सर्वे किया रहता है। ठीक है, अब हमने ये नाम तो देख लिया कि NAS, लेकिन ये क्या है, कौन सा सर्वे है, नेशनल अचीवमेंट सर्वे, यानी कि राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण जो होता है, स्कूलों में शिक्षा के स्तर का पता लगाने के लिए किसने शुरू किया था, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित कह सकते हैं एक कार्यक्रम है। ठीक है, और इसमें हम सर्वे करते हैं। ठीक है, और सर्वे जो करते हैं, तो सर्वे सभी का तो नहीं कर सकते ना दोस्तों। तो सर्वे में क्या करते हैं कि प्रत्येक राज्य से सैंपल के तौर पर कुछ स्कूल लिए जाते हैं, और उसमें क्या होता है, विषय अनुसार छात्रों के स्तर का पता लगाया जाता है। ठीक है, और दोस्तों हमने ये ना NAS के बारे में आपने मॉड्यूल में भी पढ़ा होगा, थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा दिया है उसमें। तो सीखने के परिणामों का निष्पक्ष रूप से मूल्यांकन करने के लिए क्या हो गया, मूल्यांकन करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले से ये निश्चित अंतराल पे होता है। और इसका नाम हमने देख लिया, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण हो गया। और
ये शुरू ये लेकिन एक बाहरी मूल्यांकन है दोस्तों, है ना, एक बाहरी मूल्यांकन है जिसमें हम पता लगा रहे हैं कि उनका स्तर क्या है। ठीक है। और 2017 में आयोजित एनएएस के दौरान 22 लाख विद्यार्थियों के सर्वेक्षण से एकत्र किए गए साक्ष्यों और तत्पश्चात राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद मतलब एनसीईआरटी ने क्या कहा था, जैसे कि हमने उनसे एक सर्वे किया, 22 लाख के विद्यार्थियों का सर्वेक्षण किया, उसके पश्चात जो एनसीईआरटी है उनने देखा कि जो अधिगम परिणामों में सुधार के लिए उन्होंने एक दूसरा रूपरेखा बनाई, जिसके अनुसार उन्होंने ये निर्णय लिया कि जो प्राथमिक स्तर के सभी बच्चों के जो अधिगम प्रतिफलों का आकलन करने के लिए उन्होंने क्या कहा कि एसबीए के माध्यम से किया जाए। जैसे कि हमने पढ़ चुके हैं ना एक मॉड्यूल में, एसबीए विद्यालय आधारित आकलन, है ना, स्कूल बेस्ड असेसमेंट से किया जाना चाहिए आकलन। लेकिन जो पहले सर्वे हुआ था 2017 में जो नेशनल अचीवमेंट सर्वे हुआ था, उसकी आवश्यकता क्यों है, मतलब क्यों है नेशनल अचीवमेंट सर्वे की आवश्यकता, क्योंकि सीखने के परिणामों का आकलन करने के लिए ये है। ठीक है। अब नेक्स्ट बटन दबा के देख लेते हैं दूसरा क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में समावेशी शिक्षा के इतिहास में एक मील का पत्थर है। ठीक है। पहला क्या होता है, सर्व शिक्षा अभियान। पहला जो है दोस्तों वो क्या कहता है, सर्व शिक्षा अभियान। दूसरा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। और तीसरा एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय। और चौथा नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप। ठीक है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसकी मदद से हमको क्या करना है, पता लगाना है कि भारत में समावेशी शिक्षा के इतिहास में एक मील का पत्थर कौन सा। तो हमें पता है दोस्तों कि अभी हमारी जो योजना चल रही है कौन सी चल रही है, सर्व शिक्षा अभियान। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। हमने सर्व शिक्षा अभियान के बारे में थोड़ा सा पढ़ भी लिया था दोस्तों, आरएमएस के बारे में पढ़ लिया। जो एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय है ये कौन सा विद्यालय है, तो दोस्तों आपने नवोदय का विद्यालय का नाम सुना होगा। नवोदय विद्यालय के समान ही ये एक और विद्यालय है। ठीक है। और इसका नाम क्या है, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय। आवासीय विद्यालय से समझ में आ रहा होगा दोस्तों कि ये आवासीय विद्यालय है। और ये जो है एसटी होता है ना, उनके लिए अनुसूचित जनजाति के लिए शेड्यूल, है ना, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए जो है बनाया गया था, स्थापना की गई थी इनका, है ना, ताकि जो ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्र में रहते हुए उच्च शिक्षा और रोजगार के मौके इनको प्राप्त हो सकें। ठीक है। और इन विद्यालय का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों, केवल स्कूली शिक्षा ही नहीं, इनका संपूर्ण विकास भी, अनुसूचित जनजाति का संपूर्ण विकास भी करना था। ठीक है। प्रत्येक पर इसमें जो स्कूल थे वो कौन सी क्लास तक के बच्चे को एडमिशन दिया जाता था, 6 से 12 क्लास के बच्चों को इसमें एडमिशन दिया जाता था। और इसमें कम से कम 480 बच्चे एक क्लास में पढ़ सकते थे। लेकिन इसके लिए जो है आयु सीमा क्या थी दोस्तों, 9 से 11 वर्ष थी। और इसमें कैसे लिया जाता था एडमिशन, एंट्रेंस के द्वारा। इसमें क्या होता था, एक एंट्रेंस होता था और जिसमें बच्चा पास हो जाता था तो इनको एडमिशन मिल जाता था। कंडीशन ये थी कि जो 5वीं तक किसी बच्चे ने आकर रिकॉग्नाइज स्कूल से स्कूलिंग की है तो वो इसमें एंट्रेंस दे सकता था, और अगर एंट्रेंस में पास हो जाता है तो वो इसमें उनको मिल जाता है। ये हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया। ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें ना तो सरकार जो है 2020 तक हर ब्लॉक में जैसे 50% अनुसूचित जनजाति हैं जहाँ पर, या जिनकी जनसंख्या 20,000 है एक ब्लॉक की बात हो रही है, तो वहाँ पर ना इनका एक एकलव्य स्कूल बनाए जाने की योजना है, मतलब कि 2020 तक इनकी है। ठीक है। तो विभिन्न खेलों और कौशलों से ट्रेनिंग की मदद से इनको अच्छे से अच्छा स्तर प्रदान किया जाता है और उनको बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है। और अगर हम 2011 की जनगणना की बात करें दोस्तों, तो 2011 में जो है 564 में से 2001 के सब डिस्ट्रिक्ट में ये विद्यालय खुल चुके हैं, और 2022 तक इनको जो है 462 जो है स्कूल अभी और खोलने हैं। ठीक है। तो एकलव्य मैंने आपको बता दिया, जो एकलव्य होता है वो क्या होता है,
MHRD के द्वारा नहीं बनाया गया है ना ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये ज़रूर पूछा जाएगा कि किसके द्वारा बनाया गया है ना। तो ये MHRD के द्वारा नहीं बनाया गया है, ठीक है। और ये चीज़ ध्यान रखना कि ये जो है इसमें पढ़ाई के साथ साथ अदर शैक्षिक शैक्षिक गतिविधियों पे भी ध्यान दिया जाता है, ठीक है। और नवोदय के समान ही है ये वाला, है ना। और अब जो चौथा है नेशनल मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप, ये क्या है? ये भी एक स्कॉलरशिप है। तो ये दोस्तों जो है समावेशी शिक्षा में तो नहीं है, लेकिन इसकी स्कॉलरशिप के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसका जो शॉर्ट फॉर्म है, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? NMS, है ना। दोस्तों मैंने आपको इसके बारे में तो बता दिया, अब ये इसके बारे में अपन देख लेते हैं ना। पर हाँ, इसको ध्यान रखना कि जो एकलव्य है, जो MHRD के द्वारा नहीं किया था शुरू, ये किसके द्वारा किया गया था? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल, है ना, ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। और ये जो है नेशनल मेरिट कम नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप, ठीक है। तो ये MHRD के द्वारा शुरू किया था, ठीक है। नीचे वाला जो है MHRD के द्वारा शुरू किया था। और इसके बारे में ये भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि इसका जो फुल फॉर्म है ना, वो भी आपसे पूछा जा सकता है। और आपको क्या दिया जाएगा? शॉर्ट फॉर्म दे दिया जाएगा। शॉर्ट फॉर्म क्या है रहता है इसका? NMS, ठीक है। तो N फॉर नेशनल और M फॉर मीन्स और मीन्स कम, है ना, मेरिट स्कॉलरशिप। नेशनल मीन्स कम लिखना है, फिर मेरिट स्कॉलरशिप, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है। इसका फुल जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो होता है NMMS, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। और ये इसका लक्ष्य क्या हो रहता है दोस्तों? ये क्यों किया गया था? स्कॉलरशिप की स्कॉलरशिप नाम से पता चल रहा है कि दोस्तों इसमें क्या रहती है, स्कॉलरशिप देती है। और स्कॉलरशिप मिलती है तो वो कक्षा 8वीं के जो छात्र हैं उनकी ड्रॉप आउट दर को कम करने के लिए, ताकि वो अपनी जो माध्यमिक स्तर है और अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए उनको कुछ राशि दी जाती है, ठीक है। तो राशि कितनी दी जाती है? 12,000 प्रति वर्ष दी जाती है ना, हर वर्ष 12,000 की राशि इनको प्रतिवर्ष दी जाती है। पहले 6,000 मिलती थी, है ना दोस्तों, पहले 6,000 मिलती थी, लेकिन अब जो है 7,000 सॉरी 12,000 इनको मिलती है, ठीक है। तो ये जो इसको जो राशि है वो किनको मिलती है? जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चे हैं, मेधावी छात्र हैं, उनको सहायता के तौर पर इनको राशि दी जाती है, ठीक है, ताकि वो अपनी माध्यमिक स्तर पर पढ़ाई जारी रख सकें। और प्रोत्साहन के तौर पर ये राशि दी जाती है, ठीक है। दोस्तों अगर इनकी मानदंड की बात करें या क्राइटेरिया की बात करें दोस्तों, तो ये जो इनको राशि प्रदान की जाती है दोस्तों, अगर आपके 55% हैं, कम से कम 55% हैं अगर 8वीं में, तो ही आप इनकी स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। और कक्षा 9th में रेगुलर छात्र होना चाहिए, इसके लिए ये कंडीशन भी रखी गई है, ठीक है। और उच्च माध्यमिक विद्यालय में अगर स्कॉलरशिप जारी रखना है तो हमें जो है कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा में कम से कम 60% लाना ज़रूरी है। कितना? 10वीं बोर्ड परीक्षा में 60% लाना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। और 12वीं में अगर जारी रखना चाहते हैं तो 11th में, जो हमारी 11th क्लास रहती है, उसमें आपको 55% अंकों के साथ या इससे आगे अंकों के साथ पास होना चाहिए, ठीक है। और जो SC ST जो उनकी कास्ट रहती है उनमें 5% की छूट भी दी जाती है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को दबा के देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। प्रारंभिक स्तर पर राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण किन कक्षाओं में बच्चों की सीखने की उपलब्धि का आकलन करने के लिए किया गया है? अब ये कक्षा हमने बताया था ना, ये सर्वे किया जाता है ना। तो स्तर का पता लगाने के लिए, है ना, तो आकलन करने के लिए। तो ये कौन सी कक्षा तक होता है? ये होता है कक्षा 3री से 9th तक, ठीक है। हम नेक्स्ट बटन को दबा के देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? समग्र शिक्षा किन वर्गों में शामिल है? हमें पता है कि जो हमारी जो समग्र शिक्षा है वो कक्षा 1 से 12वीं तक शामिल है, ठीक है। जैसे कि आपने मॉड्यूल में ही पढ़ लिया होगा दोस्तों कि ना, जो MHRD है ना,
जिसको अब क्या बोला जाता है, शिक्षा मंत्रालय। अगर ये क्वेश्चन भी पूछा जाए ना तो याद रखना कि MHRD को अब क्या बोला जाता है, तो अब शिक्षा मंत्रालय बोला जाता है। और ये व्यापक कार्यक्रम जो है कब शुरू हुआ था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ये 2018-19 में समग्र शिक्षा जो है कब शुरू किया गया था, 2018 में समग्र शिक्षा का प्रारंभ किया गया है। ठीक है, और समान अवसर को प्रदान करने के लिए और गुणवत्ता के लिए इनने क्या करा कि जो प्राथमिक कक्षा है, प्राथमिक कक्षा, अरे यार ये गलत हो गया है ना, पूर्व पूर्व विद्यालय से पूर्व विद्यालय से आएगा है ना, मैंने गलत टिक लगा लिया था। पूर्व विद्यालय से 12वीं तक है ना, जो प्राथमिक शिक्षा है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा से 12वीं तक, ठीक है, 12वीं तक शामिल किया गया है। और इसमें क्या क्या है, RMS से, और अपन ने पहले ही पढ़ लिया था RMS से, ठीक है, जिसे क्या बोला जाता है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान भी बोला जाता है, और सर्व शिक्षा अभियान, ठीक, और शिक्षक शिक्षा, टीचर एजुकेशन है ना, इन तीनों को एकीकृत किया गया है। ठीक है, क्यों ऐसा किया गया है, क्या कि प्रदर्शन जो स्कूल के प्रतिफल है उनको बेहतर बनाना और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए इस तरह से राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है। ठीक है, तो हमने ये देख लिया, ये पूर्व विद्यालय से 12वीं तक हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बटन को दबाकर देख लेते हैं क्या है, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में समग्र शिक्षा की क्रियान्वयन संस्था कौन सी है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में समग्र शिक्षा की क्रियान्वयन संस्था कौन सी है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पहला ऑप्शन देखो पहले, राज्य का वित्त विभाग, दूसरा राज्य परियोजना निदेशक का कार्यालय, और तीसरा राज्य का खजाना, और चौथा राज्य कार्यान्वयन समिति। ठीक है, तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, जो राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में समग्र शिक्षा का क्रियान्वयन संस्था कौन सी थी, तो ये हो गई राज्य क्रियान्वयन समिति। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, राज्य का खजाना नहीं हो सकता दोस्तों, है ना, राज्य का वित्त विभाग भी नहीं हो सकता, राज्य परियोजना निर्देशक का कार्यालय भी नहीं हो सकता। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बटन को दबा के देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वर्तमान समय में डाटा एकत्र करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किया गया ऑनलाइन पोर्टल। तो दोस्तों आपको जैसा कि पता है कि डाटा एकत्र करने के लिए जो हमारा मतलब यूडाइज है उसको हम बोला बोला जाता है ना, और इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाएगा दोस्तों, यूडाइज का फुल फॉर्म भी याद कर लीजिए, यूनिफाइड। और दोस्तों तो यूडाइज का फुल फॉर्म सबसे पहले देख लेते हैं, मैंने आपको बता दिया ना, यूनिफाइड, यू फॉर यूनिफाइड, और डी फॉर डिस्ट्रिक्ट है ना, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट, और आई फॉर इंफॉर्मेशन, और एस फॉर सिस्टम, और फॉर एजुकेशन। ठीक है, यूनिफाइड यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, मतलब एजुकेशन के लिए डिस्ट्रिक्ट, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट के लिए है ना, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट मतलब डिस्ट्रिक्ट के लिए जो एजुकेशन हो रही है ना वो। ठीक है, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। ठीक है, जो शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली भी हिंदी में कहा जा सकता है। ठीक है, ये वाला जो आंसर है। लेकिन आगे अभी हम बात करें दीक्षा ऐप की, क्या डाटा एकत्र करने के लिए हम दीक्षा ऐप का यूज़ करें, हम तो ट्रेनिंग करने के लिए यूज़ कर रहे हैं ना, और शाला दर्पण तो हम निरीक्षण भरने के लिए या देखने के लिए, रिपोर्ट देखने के लिए यूज़ करते हैं ना, शाला दर्पण का यूज़। ठीक है, और ये तो बैंक का नाम ही दे दिया, क्या पता क्या दिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शुल्क जमा पोर्टल। अब ये तो शुल्क पोर्टल है किसका, यूनियन बैंक का, तो इसमें ये अपना क्या काम, तो जो हमारे जो भी डाटा एकत्र किया जाता है सरकार द्वारा जो हमारे स्कूल के लिए, उसको क्या बोला जाता है, यूडाइस बोला जाता है, ये याद रखना, और इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। ठीक है, और अभी तो ये ऑनलाइन भी हो चुका है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अभी दोस्तों आपको समझ में आई क्या होगा, इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है, देश के सभी स्कूलों का जो आंकड़ा है, डाटा एकत्र इसकी मदद से किया जा सकता है। अब जो इसको क्या बोलते हैं, यूडाइस प्लस बोलते हैं ना, यानी यूडाइस प्लस है ना, एप्लीकेशन ऑनलाइन हो गया है, और अब आंकड़ा जो है ऑनलाइन भराया जाता है, पहले क्या सॉफ्टवेयर की मदद से ऑफलाइन भराता था। ठीक है, और इसमें हम क्या करते हैं कि एनालिसिस करना आसान हो जाता है, सभी की निगरानी हो जाती है इसमें, है ना, और इसमें सभी प्रकार की चीज़ें हम विद्यालय से संबंधित पूरे रिपोर्ट कार्ड हम विद्यालय का पूरा देख सकते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है दोस्तों, समग्र शिक्षा योजना के मुख्य घटक
अब पूर्व विद्यालय शिक्षा की बात हो रही है दोस्तों, है ना। इसमें अपन से पूछा है पूर्व विद्यालय शिक्षा। और अब इस बटन को दबा के देख लेते हैं कि ये क्या बोल रहा है। ठीक है, इसमें हमने क्लिक किया। नहीं नहीं दोस्तों, इसमें समग्र शिक्षा के मुख्य घटक तो है ना, आधा क्वेश्चन दिख रहा है ना, तो इसमें हमने पूरा करेंगे तो पूरा ये दिखने लग जाएगा। ठीक है, तो अब सेकंड ऑप्शन क्या कहता है, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना, पढ़े भारत बड़े भारत, आत्मरक्षा प्रशिक्षण, खेलो इंडिया और खिले इंडिया। ठीक है, और स्वच्छ भारत अभियान। तो दोस्तों जो समग्र शिक्षा योजना है कि उनके मुख्य घटक हमसे पूछे जा रहे हैं, तो पूछे जा रहे हैं तो हमें पता है ना कि जो हमारी आंगनवाड़ी की जो शिक्षा है, जो 4 वर्ष से शुरू होती है। ठीक है, जो हम देते हैं, तो ये तो पूर्व विद्यालय शिक्षा तो होगा ही सही। ठीक है, जिसको हमने मिला दिया गया है अब, है ना। जो पूर्व विद्यालय शिक्षा है इसको क्या बोलते हैं, प्री स्कूल एजुकेशन भी कहते हैं दोस्तों, है ना। प्री स्कूल एजुकेशन मतलब स्कूल से पहले जो शिक्षा होती है, तो आंगनवाड़ी के तौर पे हम शायद इसको लेते हैं ना। ठीक है, पूर्व विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम 2 साल की अवधि का है, और ये 4 से 6 वर्ष का है, ये याद रखना। ये भी पूछा जा सकता है कितने वर्ष का होता है, 4 से 6 वर्ष का होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि समग्र शिक्षा महिला और बाल विकास विभाग के साथ जुड़कर जहाँ भी संभव हो पाठ्यक्रम के विकास और प्राथमिक विद्यालयों में आंगनवाड़ी की स्थापना हेतु सहायता करके पूर्व विद्यालय शिक्षा प्रदान करने में राज्य सरकारों का प्रयास समर्थन करती है। ठीक है, समग्र शिक्षा जो है वो आपको बताया जा रहा है कि जो महिला और बाल विकास मंत्रालय है, साथ अपन जुड़कर जो पाठ्यक्रम के विकास और प्राथमिक विद्यालय में आंगनवाड़ी की स्थापना जो हो रही है, उसमें जो हम की सहायता करके पूर्व विद्यालय शिक्षा प्रदान करने में राज्यों का प्रयास रहता है। ठीक है, तो ये बताया जा रहा है कि 2 साल की अवधि का रहता है, और 4 से 6 वर्ष के बच्चे इसमें लेते हैं। ये तो हमको समझ में आ गया दोस्तों कि जो आंगनवाड़ी में हम शिक्षा लेते हैं, शिक्षा मतलब फर्स्ट क्लास से पहले की शिक्षा, वो होती है पूर्व विद्यालय शिक्षा। और समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना, बिल्कुल समग्र शिक्षा जो होती है समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देती है, क्योंकि इसमें हर तरह के बच्चे को हम पढ़ाते हैं। ठीक है, और पढ़े भारत बड़े भारत जो आपने पढ़ा ही होगा, और ये आत्मरक्षा प्रशिक्षण और खेलो इंडिया खेलो, है ना। तो ये सभी चीज़ें जो हैं जो है समग्र शिक्षा को बढ़ावा देती हैं। क्यों? और दोस्तों अपन को पता है जो हमने अभी पढ़ी पूर्व विद्यालय शिक्षा, इसको ही बोलते हैं पढ़े भारत बड़े भारत, है ना। इसको ही हम ये दूसरे नाम से बुलाते हैं। ठीक है, और जिसमें हम क्या करते हैं कि जो प्रारंभिक भाषा साक्षरता है और प्रारंभिक संख्या के मूलभूत शिक्षण पर ध्यान केंद्रित करते हैं, है ना। मतलब हमको भाषा की उनको अच्छा कौशल, मतलब भाषा में अच्छा बनाना है, निपुण बनाना है, और संख्या, है ना, प्रारंभिक संख्याएं जो हैं उनके शिक्षण पर ध्यान केंद्रित करना रहता है। ठीक है, अब एक और बच गया आत्मरक्षा प्रशिक्षण। जैसे कि दोस्तों हमने अपने मॉड्यूल में भी पढ़ा होगा, आत्मरक्षा मतलब रक्षा करना अपनी, है ना। क्योंकि लड़कियों के खिलाफ बढ़ते अपराधों से बचाव करने के लिए और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों में जो है आत्म रक्षा प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, आत्मरक्षा प्रशिक्षण एक जीवन कौशल है जिससे लड़कियों को अपने परिवेश के बारे में अधिक जागरूक होने और किसी भी समय अप्रत्याशित स्थिति के लिए तैयार रहने में मदद मिलती है। मतलब कोई भी स्थिति अगर आ जाती है, अगर वो मतलब अपनी जो है अगर वो सीख जाते हैं, आत्मरक्षा सीख जाते हैं, तो वो अपनी खुद ही रक्षा कर सकते हैं, उनको मदद मिलती है इसमें, है। तो इसलिए इसको जो आत्मरक्षा प्रशिक्षण के माध्यम से जो होती हैं लड़कियां जो होती हैं, मनोवैज्ञानिक बौद्धिक और शारीरिक रूप से मजबूत उनको बनाया जा सकता है, ताकि संकट के समय में अपनी रक्षा खुद कर सकें। ठीक है, और इसमें आत्मविश्वास भी पैदा होता है, ताकि कि कभी कोई दिक्कत आ जाएगी तो हम खुद ही लड़ पाएंगे। ठीक है, और ये अब ये खेलो इंडिया वाला भी ऐसा ही था कि एक चीज़। और दोस्तों ये जो आत्मरक्षा प्रशिक्षण है ये 6ठी से, और हमसे पूछा जा सकता है कि ये कौन सी क्लास से दिया जाता है, तो ये 6ठी से 12वीं तक दिया जाता है। और इसमें प्रशिक्षण के तौर पे 3000 प्रति माह प्रति विद्यालय को 3 महीने के लिए दिया जाता है। ठीक है, और प्रशिक्षण जो है 6ठी से 12वीं तक होता है, ये भी पूछा जा सकता है। और ये केजीबीवी जो बालिका विद्यालय होता है ना, जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय होता है, उसमें भी ये प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है,
और एक चीज़ और दोस्तों, ये जो समावेशी शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं, इसमें क्या होता है कि जो CWSN वाले बच्चे होते हैं उनको क्या होता है कि अम, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए जो ये बच्चे होते हैं, CWSN की पहचान की जा सकती है और आवश्यक उनका आकलन किया जा सकता है। उनके उपकरण प्रदान किए जाते हैं, जैसे जो देख नहीं पाते हैं उनको ब्रेल पुस्तकें प्रदान की जाती हैं, बड़े बड़े प्रिंट वाले पुस्तकें प्रदान की जाती हैं, यूनिफॉर्म और चिकित्सीय सेवाएं भी प्रदान की जा सकती हैं। ठीक है। और DLM भी बड़े बड़े बनाए जाते हैं, अच्छे बनाए जाते हैं, उनके हिसाब से बनाए जाते हैं, ताकि उनको दिक्कत नहीं आए। ठीक है। दोस्तों, ये जो खेलो इंडिया और खेलो इंडिया ये जो अभियान है, ये अभियान किसने शुरू किया है? MHRD ने शुरू किया है, और ये सभी खेलों की एक मजबूत संरचना बनाने के लिए ये अभियान शुरू किया गया है। इसमें क्या होता है कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे अपनी पसंद के खेल में भाग लेकर सकेंगे, और इस अभियान को सफल बनाने के लिए राज्य शिक्षा ने कुछ प्रयास शुरू किए हैं, जैसे कि उन्होंने कुछ राशि जारी की है। प्राथमिक विद्यालय को 5,000 रुपये, और उच्च प्राथमिक विद्यालय को 10,000 रुपये, और सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी विद्यालय को 25,000 रुपये प्रदान किए हैं। इस धनराशि से वो खेल सामग्री खरीदते हैं, और लेकिन वो स्थिति को ध्यान में रखते हुए, जैसे खेल सामग्री की भौतिक स्थिति, जैसे मैदान एवं स्कूल में पहले से मौजूद खेल सामग्री आधार पर किया जाता है। अगर इसमें स्कूल में मैदान नहीं है तो क्रिकेट सामग्री ना खरीदी जाए, ऐसा बोला गया है। ठीक है। तो हमने ये समझ लिया कि इसमें क्या होता है कि क्षेत्रीय खेलों के लिए सामग्री खरीदी जा सकती है। ठीक है। खेल सामग्री के उपयोग एवं देखरेख के अतिरिक्त मैदान में खेलते समय बच्चों की सुरक्षा भी की जिम्मेदारी भी जो होती है वो खेल शिक्षक और शिक्षकों की होनी चाहिए। ठीक है। तो कई प्रकार के बॉक्स जो है खेल वो अपने हिसाब से खेल सकते हैं, जिससे उनका विकास हो सके। तो ये जो सभी हैं दोस्तों, ये सभी सही हैं, लेकिन ये स्वच्छ भारत अभियान है जो वो समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत नहीं आता, तो ये गलत हो गया। ठीक है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एक मिनट, फिफ्थ, सिक्स्थ नहीं होगा सिर्फ, है ना? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये हो गया आंसर। ठीक। अब नेक्स्ट वाला, निम्नलिखित में से कौन दोपहर का भोजन योजना का दृष्टिकोण नहीं है? ठीक है। तो पहला क्या है दोस्तों? विद्यालय पोषण उद्यान ये हो सकता है। अतिथि भोजन ये नहीं हो सकता। दोनों दोस्तों, अतिथि भोजन नहीं हो सकता। ठीक है। खाना पकाने की प्रतियोगिता हो सकती है, और अतिथि भोजन भी हो सकता है, लेकिन अतिथि भोजन नहीं हो सकता। ठीक है। इसमें हमने 10 क्वेश्चन अटेंड कर लिए हैं, और 10 में से एक भी स्किप नहीं किया है। तो हमको पता ही हो गया दोस्तों कि ना, जो मध्याह्न भोजन होता है वो आपने पढ़ ही लिया होगा। दोस्तों, आपने मध्याह्न भोजन MDM है ना, मध्याह्न भोजन को MDM भी बोला जाता है, आपको पता ही है पहले से ही, आप इन लोगों से परिचित हैं। जैसे कि कई राज्यों में इनको अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, और जैसे कि राज्य में बालिकाओं के जन्म पर, या परिवार के सदस्य के जन्म पर, या कोई भी त्योहार आता है या वर्षगांठ आती है, इन दोनों में मध्याह्न भोजन का आयोजन किया जाता है। और जैसे कि कोविड-19 की दृष्टि को देखते हुए हमने क्या हुआ है, घर पे भी हमने मध्याह्न भोजन को घर घर वितरित भी किया है, आपको पता होगा। ठीक है। और एक चीज़ और जो मध्याह्न भोजन के बारे में हमने पूछी जा सकती है, ये जो है इसका पहले दूसरा नाम क्या था? ठीक है। पहले दूसरा नाम क्या था? तो इसका नाम है प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम। इसका पहले दूसरा नाम ये था, है ना? NSPE, इसको NSPE ये भी बोला जाता था पहले। ठीक है। तो इसको याद रखना, तो फिर ये आ सकता है कभी भी, तो अपन देख सकते हैं। ठीक है। और इसको कब चालू किया गया था? इसको 15 अगस्त, इसको याद रखना, 15 अगस्त को चालू किया गया था 1995 में। ठीक है। ये भी पूछा जा सकता था कब चालू किया गया था, है ना? शुरू किया गया था कब? ठीक है। दोस्तों, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसका जो नाम परिवर्तन हुआ था MDM का, वो कब हुआ था? तो 2008 और 2009 में इसका नाम MDM कर दिया गया था। ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। और एक चीज़ और याद रखनी है, इसमें जो कैलोरी होती है वो कितनी, बच्चों को प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर कितनी कैलोरी के दिशा निर्देश दिए गए हैं, सुझाया गया है। तो 450 प्राथमिक पर, और उच्च प्राथमिक पर 700 कैलोरी प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है। और ये जो MDM जो प्रोग्राम है दोस्तों, है ना, जो एक तरह से स्कीम है ना,
इसको मिड डे मील भी स्कीम भी कहा जाता है, जिससे नाम से जाना जाता है। और ये विशेष रूप से पहली से 8वीं तक की कक्षाओं में पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं उनको ये प्रदान की जाती है। ठीक है, तो आपने देखा कि दोस्तों हमने 10 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हम सबमिट करके देख लेते हैं कि हमारा आंसर कितने सही होते हैं। तो हमारा देखिए, तो आंसर हमारा जो है 10 आउट ऑफ 10 आ गया है। और आपने देख भी लिया कि आपका थोड़ा रिवीजन भी हो गया होगा जो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो आपके जो क्वेश्चन गलत हो गए होंगे तो वो भी सही हो गए होंगे अभी तो। और आप फिर से रीडू भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, और कॉम्पिटेंसी टेस्ट में भी आपकी हेल्प करेंगे, आपको रिवाइज हो गया होगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।